न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या आप जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए और डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी लाते कहाँ से हैं? इन्हें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? यस, बिल्कुल सही। ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड से मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड और इस फूड के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? What are the different components of food? Well, सही कहा। Different components of food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. और इन components को क्या कहते हैं? इन components को nutrients कहते हैं। Nutrients living organisms को grow करने में और damaged body parts को repair करने में help करते हैं और लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब जिस प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है और उसे यूटिलाइज करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ taking in food by an organism and its utilization by the body is known as nutrition. अब क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स को मिलता कैसे है? ये न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स को दो तरह से मिलता है। इसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेचर में दो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के और ये हैं ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। There are two modes of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ये autotrophic और heterotrophic nutrition होता क्या है? Autotrophic nutrition का मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी इस मोड में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकता है कुछ सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स ओन फूड by using simple substances is called autotrophic nutrition. जो organisms अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? करेक्ट, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। हम कहेंगे जो organisms अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ कहा जाता है। The organisms that prepare their own food are called autotrophs. ऑटोट्रोफ्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हो आप? एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रीन प्लांट्स। और क्या आप जानते हो कि कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोफिक हैं? सो वी कैन से ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ्स। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक यानी न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते वो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इस मोड को हम कहते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड and depend on other organisms for food is called heterotrophic nutrition. और वो organisms जो heterotrophic nutrition से food obtain करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, उन्हें कहेंगे heterotrophs. So the organisms that depend on other organisms for food are called heterotrophs. क्या आप बता सकते हैं कि कौन से organisms heterotrophic nutrition यूज करते हैं? Well, सभी एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। All animals and non-green plants have heterotrophic mode of nutrition. Photosynthesis and raw materials for photosynthesis. Green plants prepare their own food. Green plants अपना food खुद prepare करते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? चलो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं।
ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब बिल्ड करना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ लाइट से बिल्ड करना। फोटो मीन्स लाइट एंड synthesis means to build. So, photosynthesis means building up by light. इस प्रोसेस के नाम से ही हम बता सकते हैं कि प्लांट्स को प्रिपेयर करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। और ये लाइट कौन सी है? सही कहा, ये लाइट है सनलाइट। प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और ये क्लोरोफिल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड मैन्युफैक्चर करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब हम फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं जो है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O दैट इज वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फॉर्म्स C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज यानी फूड और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर react to form glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. Plants ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ये ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम की हेल्प से। Glucose is converted into sucrose and then transported to the whole plant through phloem. अब phloem क्या होता है? पूरे प्लांट में दो तरह की पाइप्स का नेटवर्क होता है। सिंपल वर्ड्स में पाइप्स का एक सेट है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से बाकी पार्ट्स तक और जाइलम रूट्स से पूरे प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट्स ने जो ग्लूकोज बनाया है वो सुक्रोज में कन्वर्ट होकर फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है और उसे प्लांट में स्टोर किया जाता है। Extra glucose is converted into starch and stored. तो क्या होता है? एक बार फिर से बोलते हैं। प्लांट्स फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, फिर सुक्रोज बन के वो ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपको समझ आया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? गुड।
अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स के बारे में। क्या आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से बता सकते हैं कि इसके रॉ मटेरियल्स क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। The raw materials needed for photosynthesis are water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight. चलो अब इन रॉ मटेरियल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। अब क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कहाँ से मिलेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स की रूट्स सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं और ये वाटर फिर रूट्स से लीव्स तक जाइलम पहुंचाता है। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू जाइलम। जाइलम पाइप्स का नेटवर्क है जो रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स में रन करते हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। Xylem is a network of pipes that run throughout roots, stem, branches and leaves that transport water. अब क्वेश्चन है कि ये वाटर अब्सॉर्ब कैसे होगा? क्या आप जानते हैं? चलो इसे डिस्कस करते हैं। प्लांट रूट्स सॉइल से वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से अब्सॉर्ब कर पाती हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। Osmosis is the movement of water molecules from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. Roots की लाइनिंग एक semi-permeable membrane है, यानी इससे कुछ मटेरियल्स पास कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा होती है और रूट्स में कम, तो वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल से रूट्स के अंदर मूव करेंगे। द लाइनिंग ऑफ रूट्स एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर is higher in soil than in roots. So, water moves from high concentration to low concentration. तो आपको आया ना समझ कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। Green plants take carbon dioxide from air for carrying out photosynthesis. Friends, आपको पता है कि लीव्स पर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हेल्प करते हैं। Tiny pores called stomata are present on the leaves. They help to take in carbon dioxide. ये स्टोमेटा गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं और गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होती है और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कोई गैस ना तो अंदर आ पाती है ना ही बाहर निकल पाती है। स्टोमेटा are surrounded by the guard cells. Guard cells control the opening and closing of stomata. कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है और वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है।
चलो इसे एक एक्टिविटी से प्रूव करते हैं। इस एक्टिविटी का एम है to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास बॉटल, एक पॉटेड प्लांट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अल्कोहल, वाटर, बंसन बर्नर, रबर कॉक, वायर गेज, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, अ ड्रॉपर और आयोडीन सॉल्यूशन। इस एक्टिविटी में हम सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे। इससे प्लांट डीस्टार्च हो जाएगा। डीस्टार्च का मतलब है प्लांट सारा स्टोर्ड स्टार्च यूज कर लेगा। फिर एक ग्लास बॉटल लो और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दो। सो व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हियर? यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो हमें क्या करना है, फिर से देखते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 2-3 days टू डिस्टार्च इट। टेक अ ग्लास बॉटल एंड पुट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन इट। अब एक रबर कॉक को ग्लास बॉटल पर फिट कर दो। उसे 2 हाफ्स में कट करो। अब पॉटेड प्लांट की एक लीफ को इस ग्लास बॉटल में स्प्लिट कॉक की हेल्प से डालो। हाफ लीफ ग्लास बॉटल से अंदर होनी चाहिए और हाफ लीफ बाहर। अब इस प्लांट को 3-4 days के लिए सनलाइट में रख दो। हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि half leaf should be inside the glass bottle and half leaf should be outside. अब after 3-4 days इस लीफ को प्लग कर लो और ग्लास बॉटल से बाहर निकाल लो। अब हम इस लीफ को डीकलराइज करेंगे, यानी इस लीफ से क्लोरोफिल रिमूव करेंगे। उसके लिए लीफ को पहले वाटर में बॉईल करो और फिर अल्कोहल में। अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करते क्योंकि अल्कोहल कैचेस फायर। तो एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लो और उसमें लीफ डालो। अब उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखो जिसमें वाटर है और इस बीकर को अब हीट करो। इससे लीफ इनडायरेक्टली अल्कोहल में हीट होगी। Decolorize the leaf by first boiling it in water and then in alcohol. Do not heat alcohol directly. Place the leaf in a tube with alcohol and heat it in a water bath. अब उस लीफ को वाटर से वॉश कर दो। उसके बाद आयोडीन टेस्ट करते हैं। Wash the leaf and perform iodine test. Put few drops of iodine on the leaf and observe. आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस बताता है। स्टार्च जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि लीफ का अपर हाफ ब्लू ब्लैक हो जाएगा जबकि लोअर हाफ ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्या आप इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? अपर हाफ ब्लू ब्लैक हुआ क्योंकि उसमें स्टार्च है। लीफ का लोअर पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है। और लीफ के अपर पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी। लीफ के लोअर पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल में एंटर नहीं कर पाई और फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं थी। You observe that the upper half of the leaf turns blue-black, whereas lower part does not. This is because photosynthesis has taken place in the upper half and it did not take place in the lower half of the leaf due to the absence of carbon dioxide. So, हम conclude कर सकते हैं कि carbon dioxide is necessary for photosynthesis. तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। चलो अब इस मॉड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस।
Tiny pores called stomata are present on the leaf to take in carbon dioxide. Stomata are surrounded by guard cells. Guard cells control the opening and closing of stomata, and carbon dioxide is necessary for photosynthesis. तो I hope आपको अच्छे से समझ आ गया हो।